नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, यानी कि पर्यावरण की। इसके पहले हमने इकोसिस्टम यानी पारितंत्र की बात की थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट में अलग अलग होने वाले प्रदूषण के बारे में। क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट शब्द आ जाता है तो आज की डेट में एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी आ जाता है। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन यानी कि जो पर्यावरण में जो अलग अलग प्रदूषण है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, या ऐसे अलग अलग पोल्यूशन यानी कि अलग अलग प्रदूषण। तो अभी हम एक एक पोल्यूशन की बात करेंगे। जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ वायु प्रदूषण की, यानी कि एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन हमको मालूम है कि एयर में यानी कि हवा में अगर जो अलग अलग घटक रहते हैं जो हम कंटामिनेंट्स बोलते हैं, जैसे कि डस्ट है, मिस्ट है, स्मोक है, या कुछ कलर्स है। तो ये अलग अलग जो घटक है कंटामिनेंट्स है वायु में, जिसकी वजह से अगर हवा प्रदूषित हो जाती है तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन। तो इसमें अलग अलग केमिकल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग सूक्ष्म पदार्थ हो सकते हैं, या जैविक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ये वातावरण में जो भी पदार्थ है जिसकी वजह से आपके हेल्थ को प्रॉब्लम होगा, अगर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा है, अगर ये नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, तो ये घटक को हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं और ये प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे हमको मालूम है कि आज के डेट में कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस आए हैं, श्वास लेते हुए हमको कुछ रोग हो सकते हैं या फिर कुछ कठिनाई हो सकती है। उसके बारे में आज के डेट में हम बात कर रहे हैं। कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें ये एयर पोल्यूशन से कनेक्टेड है। जैसे अभी हमने बात की थी कि एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या है। अभी ये एयर पोल्यूशन क्यों होता है, इसके अलग अलग कारण हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज की डेट में हम सभी कंट्रीज को डेवलप होना है, सभी सिटीज को डेवलप होना है, सभी एमआईडीसी एरिया जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो एरियाज है, सभी इंडस्ट्रीज को डेवलप होना है, सभी सेक्टर्स को डेवलप होना है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा और बहुत ज्यादा गति से यहाँ पे आ रही है। तो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग तालुका प्लेसेस में, अलग अलग विलेजेस में ये इंडस्ट्रीज आ रही है। और जो भी इंडस्ट्रीज आ रही है वो बहुत इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगी वो प्रोसेस के हिसाब से वहां पे एयर पोल्यूशन का परसेंटेज बढ़ेगा। तो कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे केमिकल प्रोसेस रहते हैं तो उसकी वजह से केमिकल्स वहां पे एज ए कंटेमिनेंट एयर पोल्यूटेंट्स आएंगे। अगर कहीं जगह आपको कंबशन प्रोसेस करना है तो कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ एयर एलिमेंट्स आएंगे, एयर पोल्यूटेंट्स आएंगे। अगर आपके यहाँ पे प्रोसेस कुछ हीट ट्रीटमेंट जैसी है या फिर कुछ फाउंड्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे आपके हीट यानी कि थर्मल पोल्यूशन आ सकता है। अगर आपके प्रोसेस में कुछ ज्यादा आवाज हो सकता है तो वहां पे नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि नॉइज भी एक एलिमेंट है एयर पोल्यूशन का, तो नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है। तो आपके प्रोसेस पे डिपेंड है और प्रोसेस के हिसाब से ही यहाँ पे अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा। तो ये जो भी इंडस्ट्रियल एरिया रहे, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस रहे, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर रहे, उसकी वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन के सबसे ज्यादा चांसेस है। उसके अलावा जो अर्बनाइजेशन है, जैसे कि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ मॉल्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ये सब अर्बनाइजेशन की तरह है। तो यहाँ पे जो तालुका प्लेसेस है या फिर जो
विलेज है, तो ये अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है सब। तो पहले जो, अब अगर हम देखेंगे तो पहले बहुत नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एनवायरनमेंट था, पर्यावरण था। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो सभी जगह कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ बिल्डिंग्स दिखाई देगी, कुछ इंडस्ट्रीज दिखाई देंगे, कुछ शॉप्स दिखाई देंगे। ये सब अर्बनाइजेशन है। और ये सब अर्बनाइजेशन करते टाइम जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे इंडिया या भारत जैसी जो कंट्रीज हैं, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चाइना में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे मैक्सिमम कंट्रीज हैं जहां पे पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। शायद परसेंटेज या जो ग्रोथ रेट हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रेट है। और इसी रेट की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा उसकी जो अलग अलग डिमांड्स है वो भी बढ़ेंगी, उसके लिए अलग अलग जो पदार्थ लगेंगे वो भी बढ़ेंगे, उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए वापस से आपको इंडस्ट्रीज और प्रोसेस के यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये इंडस्ट्रीज प्रोसेस की वजह से वहां से वापस एयर पोल्यूशन के चांसेस रहेंगे। अभी जो भी आप इंडस्ट्रीज यूज करेंगे, जो भी प्रोसेस यूज करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको व्हीकल की जरूरत रहेगी, चाहे वो बाइसिकल्स रहो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, या फिर कोई हेवी ट्रक या मशीनरीज, अलग अलग व्हीकल्स आपको लगेंगे। तो यहाँ पे अगर आप व्हीकल्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आज के डेट में हम ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स आपके फोसाइल फ्यूल बेसिस पे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोसाइल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, या कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, या लिक्विफाइबल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, तो ये सभी फोसाइल फ्यूल्स जो है, ये फोसाइल फ्यूल्स की वजह से यहाँ पे वापस एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि फोसाइल फ्यूल जब हम बर्न करते हैं, यानी कि कंबशन प्रोसेस होती है, तो उसके बाद में ही ये एक्चुअली एयर पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं। जैसे कि फोसाइल फ्यूल्स में हमको मालूम है कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका कंबशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन, और उसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एयर कंपोनेंट्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अगर आप फोसाइल फ्यूल्स ऐसे यूज कर रहे हैं जहां पे सल्फर कंटेंट्स है, तो सल्फर कंटेंट्स की वजह से सल्फर का भी ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे एसओ, SO2, SO3, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे जिसको हम सॉक्स कहेंगे। और हमको मालूम है कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस है जहां पे हम ऑक्सीजन या एयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एयर सप्लाई कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दो कंपोनेंट रहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पे मैंने नॉक्स बताया, या फिर सॉक्स बताया, या फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब अलग अलग कंपोनेंट जो है ये सब एयर पोल्यूटेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। और ये सब मेन बात है व्हीकल्स की वजह से, जो हम उसको बोलेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से और फोसाइल फ्यूल की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये इसमें भी कुछ नेचुरल प्रोसेस भी रहती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि आर्टिफिशियल। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जो नेचुरल पोल्यूशन है, वो नेचुरल पोल्यूशन के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधा प्राकृतिक भी रहती है, जो नेचुरल वहां से कंपेंसेशन हो सकता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी फोटोसिंथेसिस की,
तो अगर नेचुरली यहाँ पे जैसे अभी फॉरेस्ट फायर है या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पे अगर कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, अगर फॉरेस्ट फायर है जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 बन रहा है, तो ये नेचुरली बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये CO2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट्स या ट्रीज ने कंज्यूम किया, तो ये फोटोसिंथेसिस की वजह से ये इसको फूड में कन्वर्ट करेगा और ये जो CO2 है उसको O2 में स्प्लिट अप करेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि सनलाइट नेचुरली अवेलेबल है। CO2 नेचुरल कंबशन या फॉरेस्ट फायर ऐसे कंबशन की वजह से तैयार हो चुका है और ये फूड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं, तो जो एक्टिविटीज ह्यूमंस की है और जिसकी वजह से निगेटिव इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पे, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो चाहे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, या पॉपुलेशन की वजह से हो, या फिर व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसकी वजह से हो, या फिर जो भी फोसाइल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी कंबशन प्रोसेस जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है मेजरली, उसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्यों होता है ये हमको अभी पता चला। अब ये इसके अलग अलग सोर्सेस जो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की है, तो इसमें है नेचुरल सोर्सेस और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो मैंने ये पहले ही बात की थी कि इसमें ज्वालामुखी की वजह से हो सकता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से हो सकता है, जंगल में जो आग लगती है नेचुरली उसकी वजह से, या कुछ बायोलॉजिकल डिकेइंग एक्टिविटी रहती है जैसे हमने पहले इकोसिस्टम में देखा था डिकम्पोजिशन, जो नेचुरल डिकम्पोजिशन रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या फिर पोलन ग्रेन्स। तो ये अलग अलग नेचुरल सोर्सेस की वजह से भी यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें दूसरा जो स्रोत है यानी कि सोर्स है, तो ये आर्टिफिशियल है। तो अभी हम थर्मल पावर प्लांट्स बना रहे हैं या हम यूज कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हमको लैपटॉप यूज करना है, या फिर डेस्कटॉप यूज करना है, मोबाइल्स यूज करना है, लाइट्स यूज करना है, फैंस यूज करना है, कूलर यूज करना है, या फिर एसीज यूज करना है। जो भी एक्टिविटीज है आज की डेट में हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है उस पर डिपेंड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है, इसके लिए आपको लगती है पावर यानी कि बिजली, ऊर्जा। तो ये जो पावर है, ये पावर जनरेट करने के लिए आपको थर्मल पावर प्लांट्स की जरूरत है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में इंडिया में जनरली हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स रहते हैं, कई जगह अभी गैस बेस्ड पावर प्लांट्स भी हैं, और कई जगह अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी यूज कर रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे अलग अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में है वो एनर्जीज भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट्स में वापस से हम फोसाइल फ्यूल यूज कर रहे हैं, और फोसाइल में भी हम मेन यूज कर रहे हैं उसमें कोल। तो कोल का हमको कंबशन करना पड़ता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हमको इसको कंबशन प्रोसेस यूज करना है। इसके लिए हमको फर्नेस यूज करना पड़ती है, और कंबशन होने के बाद जो हीट आती है, ये हीट का आपको यूज करना है स्टीम बनाने के लिए। तो जो भी पानी है वो पानी का हम स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं, और ये
स्टीम टरबाइन जो है उसको चलाने के लिए हम यूज करते हैं। और स्टीम टरबाइन जब चलता है उसके बाद में हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पावर जनरेट होता है। तो ये जो पावर जनरेशन की जो प्रोसेस है, तो इसमें हम फोसाइल फ्यूल यूज कर रहे हैं, यानी कि कोल यूज कर रहे हैं, कंबशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अभी जो भी कोल यूज होगा इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर रहेगा। और ये जो हम हीट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हीट के साथ साथ यहाँ पे सॉक्स कंपोनेंट भी आएंगे, नॉक्स कंपोनेंट भी आएंगे, सीओ भी आएगा, CO2 भी आएगा और वाटर भी आएगा। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये सब कंपोनेंट्स का एनवायरमेंट पे, एयर में, हवा में एक निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। और इसी वजह से हम इसको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और ये एयर पोल्यूशन प्रोसेस है। अगर इसी तरह हम वेहिकुलर एमिशन की भी बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है। तो एयर व्हीकल जो हम यूज करते हैं, जैसे अगर हम टू व्हीलर या बाइक्स यूज कर रहे हैं, थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही बात है कि वहां पे हम पेट्रोल, डीजल या CNG, LPG यूज कर रहे हैं, और यही सब जो फ्यूल से यहाँ पर कंबशन प्रोसेस है, और कंबशन प्रोसेस की वजह से अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा हम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी बर्निंग प्रोसेस है। तो कुछ जगह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कंप्लीट एक फूड कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद में जो रिमेनिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको जलाया जाता है। तो ये एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग प्रोसेस जो है, इसकी वजह से भी यहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है। तो ये अलग अलग सोर्सेस है एयर पोल्यूशन के। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस है, मैं यहाँ पे समराइज करके आपको बता रहा हूँ। अभी जो पोल्यूटेंट्स की हमने बात की थी, तो ये पोल्यूटेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी हो सकता है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स यानी कि क्या, तो जो फर्स्ट या प्राइमरी बेस जो पहले ही तैयार हो जाते हैं वो है प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे यहाँ पे कंबशन प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे तैयार हो सकता है। जैसे जो भी हाइड्रोकार्बन या फोसाइल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे हैं या फिर एयर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर ऑक्सीजन का कंप्लीट मॉलिक्यूल कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और उस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे तैयार हो जाता है। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और यहाँ से अगर CO2 तैयार हो जाता है, तो ये एक्चुअली सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। तो ये इनिशियल लेवल पे जो तैयार हो रहा है वो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अगर किसी के साथ, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो किसी कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट होते हैं, और उसके बाद में जो पोल्यूटेंट तैयार हो रहा है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो इसमें जैसे यहाँ पे बताया गया है NO, तो अगर हम NO लिखेंगे, यानी कि जो हम एयर सप्लाई कर रहे हैं कंबशन प्रोसेस के लिए, तो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, तो ये नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे अगर NO तैयार होता है, तो ये हुआ प्राइमरी पोल्यूटेंट। अगर ये NO वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके अगर ये NO2 या NO3 तैयार कर रहा है, तो ये हुआ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सल्फर का कंपोनेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट उसका होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे आ सकता है। जैसे हमने बात की थी प्राइमरी पोल्यूटेंट, अगर ये SO2 रहेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ये SO3 तैयार करेगा, यानी कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है,
तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके H2SO3 और उसके बाद में H2SO4 भी तैयार कर सकता है। वैसे अगर यहाँ पे ये नाइट्रोजन का जो डेरिवेटिव्स है ये वाटर के साथ रिएक्ट होके HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी तैयार कर सकते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे रिएक्शंस हो सकती है, अलग अलग पोल्यूटेंट्स यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। ये सब डिपेंड है वहां पे वो एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेबल में मैंने दिया है अलग अलग जो सोर्सेस है और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे अभी हमने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था CO। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कलरलेस मॉलिक्यूल है या कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है और ये इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से फॉर्म होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर ये कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होता तो ये CO तैयार करेगा। अभी इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है हेल्थ पे या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे, तो ये निगेटिव इफेक्ट्स है जिसको हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो ब्लड्स हैं तो ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके साथ भी रिएक्ट हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये ब्लड के साथ रिएक्ट होगा और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करेगा। एक्चुअली हमारी नेचुरल रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन रिएक्ट होना चाहिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको फ्रेशनेस महसूस होगी और जो भी आपकी नेचुरल प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हुआ तो ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो सकता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार होके फिर आपको शायद हेडेक या एनीमिया या फिर जो आपका जजमेंट है तो टेम्पररी जजमेंट भी लॉस हो सकता है। ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जजमेंट लॉस ये भी एक प्रॉब्लम है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखेंगे तो ये नाइट्रोजन जैसे हम एयर थ्रू सप्लाई करते हैं इसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होगा। तो ये रेडिश ब्राउन इरिटेटिंग गैस है और जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग यहाँ पे होगा। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसकी वजह से भी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा और ये कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रिक एसिड में। जैसे कि हमने अभी पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो HNO3 ये रिएक्शन हो सकती है। ये एसिड की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं और जो फोसाइल फ्यूल से बर्निंग की वजह से या पावर प्लांट की जो है मेन सोर्सेस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या है, लंग इरिटेशन या डैमेज। जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हमने इनहेल कर लिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर ये चला गया तो ये लंग्स को प्रॉब्लम कर सकता है। तो लंग्स में इरिटेशन हो सकता है या लंग्स को ये डैमेज भी कर सकता है कुछ परसेंटेज में। ये ट्रीज को भी डैमेज कर सकता है क्योंकि इसमें HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड तैयार करने की यहाँ पे क्षमता है और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेग्स में भी सॉइल या जो भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं उस पे भी ये एसिड की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अगर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पर्यावरण में है और वहां पे अगर मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी है या रेनी सीजन है यानी कि रेन है वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स पे नाइट्रिक एसिड इफेक्ट कर सकता है। तो ये फैब्रिक्स को भी डैमेज करता है और जिसकी वजह से ये आपकी फैब्रिक्स की जो लाइफ है वो भी कम करेगा। उसके अलावा है SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये पार्टिकुलेट मैटर यानी कि डस्ट फॉर्म में रहते हैं और ये जनरली हम पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में बात करेंगे। जैसे कि अगर आपको इंडस्ट्रीज में मालूम है तो इंडस्ट्रीज में हम जनरली इसके बारे में बात करते हैं PM10, PM5, PM2.5।
तो ये पार्टिकुलेट मैटर अगर 10 यानी कि माइक्रोन साइज है उसकी, अगर ये पार्टिकुलेट मैटर की माइक्रोन साइज 10 है तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि नाक के जो सूक्ष्म रूप में ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये नाक से आपके जा सकते हैं। अगर ये पार्टिकुलेट मैटर की माइक्रोन साइज 5 माइक्रॉन या 2.5 माइक्रॉन है तो ये ऑब्वियसली ये डायरेक्ट आपके लंग्स में भी एंटर कर सकता है। तो इसीलिए ये जो एसपीएम पार्टिकल्स है उसके बाद में उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेन कंट्रोल करने के लिए कहा आरएसपीएम, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो जो रेस्पिरेशन थ्रू या रेस्पिरेशन ट्रैक थ्रू जा सकते हैं उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लंग्स पे अटैक कर सकता है, लंग्स को डैमेज कर सकता है, और उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कैंसर ऐसे अलग अलग डिसीजेस के चांसेस रहते हैं। अगर ये आरएसपीएम या एसपीएम अगर एनवायरमेंट में है तो विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पे अलग अलग एसिड्स फॉर्म होने के भी अगर चांसेस है, डिपोजिशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स या पावर जनरेशन प्लांट, डीजल प्लांट्स जो कंबशन प्रोसेस नॉर्मल यूज करते हैं वहां पर ये एसपीएम पार्टिकुलेट्स के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर हम कंपोनेंट्स देखेंगे पोल्यूटेंट्स, तो वो है ओजोन। तो ओजोन यानी कि O3। तो नॉर्मली ऑक्सीजन हवा में रहता ही है, अगर इसके साथ हाफ ऑक्सीजन मिल गया है तो ये ओजोन तैयार हो जाता है। तो ये हाईली रिएक्टिव गैस है, अनप्लेजेंट ऑर्डर का है, और ये जो रिएक्शंस हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसकी वजह से ओजोन फॉर्मेशन हो सकता है। अभी ये जो ओजोन जो हमको मालूम है तो इसका एप्लीकेशन जो है वो जो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सनलाइट थ्रू अल्ट्रा वायलेट रेज जो डायरेक्टली अर्थ पे आ सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। तो यूवी लाइट का प्रोटेक्शन ये सबसे मेन काम है ओजोन लेयर का। लेकिन अगर ये ओजोन ज्यादा यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसके हेल्थ या एनवायरमेंट इफेक्ट्स क्या है? तो ये ओजोन की वजह से लंग डिसीजेस के प्रॉब्लम, अस्थमा, या जो फॉरेस्ट की ग्रोथ है उस पर भी इम्पैक्ट होगा, जो क्रॉप की यील्ड से वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज में भी ये ओजोन एज अ ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल है। तो ओजोन रहना चाहिए, ओजोन जो लेयर है वो ओजोन लेयर भी रहना चाहिए, लेकिन जितने प्रमाण में होना चाहिए उतने प्रमाण में वो ठीक है। उससे अगर ज्यादा बढ़ गया ओजोन तो उसकी वजह से ये अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके अलावा है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो सबसे पहले आपको स्मोक मालूम होना चाहिए। तो ये स्मोक प्लस फॉग, और यहाँ पे फोटो है यानी कि सनलाइट, अगर ये प्रेजेंट रहता है तो ये इन प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी कि सनलाइट, स्मोक और फॉग अगर कंबाइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है। तो ये जो स्मोक है ब्राउनिश कलर का होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, और ये सनी डेज में जैसे मैंने बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये होगा केमिकल रिएक्शंस, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, आई इरिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, नोज या थ्रोट इरिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिसीजेस के चांसेस रहेंगे, और यहाँ पे जो प्लांट्स या ट्रीज हैं वो भी डैमेज वो कर सकता है। उसके अलावा कंपोनेंट है लेड, प्लबम, पीबी। तो जैसे अभी हम सबसे पहले फोसाइल फ्यूल में जो मेन पेट्रोल था, ये पेट्रोल में हम इसको यूज करते थे। उसके अलावा जो लेड बैटरीज है, ये बैटरीज में आज भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन है लेड के। तो ये लेड सॉलिड और हाईली टॉक्सिक मटेरियल, ये मेटल है, और ये जो पेंट्स
मेटल रिफाइनरीज और लेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर प्रोसेसेस जो है वो बैटरीज का स्टोरेज और लेडेड पेट्रोल। तो आज की डेट में अभी ये जो लेडेड पेट्रोल है वो बैन हो चुका है, अभी अनलेडेड पेट्रोल आ चुका है। बैटरीज में भी सब्स्टिट्यूट बहुत सारी देखी गई है, फिर भी अभी 100% सोल्यूशन नहीं है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आज की डेट में भी आपको लेड यूज करना ही पड़ता है। तो ये लेड की वजह से भी यहाँ पे अलग अलग हेल्थ और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी प्रॉब्लम दे सकती है और ओवरऑल हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोकार्बन। तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सभी हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो हमने बात की थी पेट्रोल की, डीजल की, कोल की, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन अगर ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वेजिटेबल मैटर्स को डीके करते हैं, यानी कि उसका जो क्वालिटी रहता है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। अगर ये हाइड्रोकार्बन्स वेजिटेबल मैटर्स पे आते हैं, फार्मिंग पे आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स पे आते हैं, उसका डिग्रेडेशन होता है। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, तो जिसको हम कार्सिनोजेनिक मटेरियल बोलते हैं, यानी कि चांसेस ऑफ कैंसर। ठीक है। तो अभी हमने ये जो बात की है, तो ये अलग अलग पोल्यूटेंट्स, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। अभी हमको मालूम हुआ है कि एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, उसमें एग्जांपल्स क्या है, उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है। तो अभी हम बात करेंगे इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे अभी हमने बात की थी लेड, तो लेड अगर हमने बैन किया तो लेड एक्चुअली पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते थे, लेकिन अभी लेड की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट आ चुका है पेट्रोल में, और आज की डेट में अभी हम यूज कर रहे हैं अनलीडेड पेट्रोल। तो ये लेड का जो पोल्यूशन था वो आपको यहाँ पे ये कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक है कि जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम फोसाइल फ्यूल्स यूज बोलते हैं, तो ये फोसाइल फ्यूल में सल्फर कंटेंट्स रहते हैं, और ये सल्फर की वजह से हमने देखा है कि ये सल्फर की वजह से सॉक्स यानी कि सल्फर के डेरिवेटिव्स अलग अलग बनते हैं, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अलग अलग सल्फर के कंपोनेंट्स बन सकते हैं, और ये सल्फर के कंपोनेंट्स की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सकता है, जो एसिड रेन का मेन कंपोनेंट है। अगर ये हमने फ्यूल लो सल्फर वाले यूज किए तो ये हम टोटली बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो प्रमाण है वो कम कर सकते हैं। तो लो सल्फर फ्यूल अगर हम यूज करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड भी कम बनेंगे, और जो ऐश है वो भी ऐश कम रहेगा। तो ऐश कंटेंट्स में भी सल्फर के डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे या फिर कम आएंगे। उसके अलावा हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो व्हीकल की वजह से पोल्यूशन है, जो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे थे, तो जिसमें हम पेट्रोल, डीजल वगैरह सब फोसाइल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, या फिर अलग अलग गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया तो हमारा जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर जो हम इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, एक पर्सन के लिए फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं, तो ये व्हीकल का यूज कम हो जाएगा। व्हीकल का यूज अगर कम होता है तो फोसाइल फ्यूल्स जो है, तो फोसाइल फ्यूल का यूज भी कम हो जाएगा। अगर ये यूज कम होता है तो ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कंबशन के बाद तैयार होते हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स भी कम हो जाएगी, यानी कि एयर पोल्यूशन का लोड कम हो सकता है। अगर आप बाइसिकल यूज कर रहे हैं या फिर अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है तो आप विदाउट साइकिल, विदाउट व्हीकल भी जा रहे हैं, तो ये एयर पोल्यूटेंट्स का लोड और कम कर सकता है। उसके अलावा जो ट्री प्लांटेशन है, फॉरेस्ट्रेशन, तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है। जैसे आज के डेट में अवेयरनेस बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं,
ट्री प्लांटेशन का मेन यूज क्या है, क्योंकि ये जो ट्रीज है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये CO2 इनहॉल करते हैं। तो अगर ये CO2 इनहेल कर रहे हैं तो ये CO2 सिंक, जिसको हम बोलते हैं कि ये व्हीकल की वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अलग अलग प्रोसेस की वजह से जो CO2 तैयार हो रहा है, ये CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है ट्रीज थ्रू, और फिर ये CO2 और सनलाइट की वजह से यहाँ पे ये इसका कन्वर्जन हो जाता है, ये फूड भी बनाते हैं ट्रीज, और ये जो CO2 है ये ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ट्रीज है वो CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए या फिर जो एनिमल्स है उनके लिए काम में आता है। तो जो हवा में आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का भी काम करता है और CO2 एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तो ट्री प्लांटेशन यानी कि फॉरेस्टेशन ये सबसे अच्छा टेक्निक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा है इंडस्ट्रीज या फिर जो वेस्ट डिस्पोजल साइट है उसको सिटी के बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सिटी का पोल्यूशन है वो सिटी का पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा, या फिर जो डेंसिटी है एयर पोल्यूटेंट्स के जो पार्टिकल ज्यादा है वो कम हो जाएंगे। उसके अलावा है जो एमिशन का रेट्स, वो उस पे रिस्ट्रिक्शंस आने चाहिए। जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो जो भी उसके नॉर्म्स है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के, वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। तो हर जगह अभी आपको दिखाई देते हैं, इवन व्हीकल्स पे भी उन्होंने जो अलग अलग PUC कंट्रोलिंग पैरामीटर्स थे उसको भी चेंज किया है, उसको भी स्ट्रिंजेंट किया है, जिसकी वजह से अभी हम क्लीन फ्यूल यूज करेंगे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसका ज्यादा यूज करेंगे। तो अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज किया तो ऑब्वियसली पोल्यूशन का लोड कम हो जाएगा। उसके अलावा जो टेक्निक है, तो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक हमको यूज करना चाहिए। तो जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक में अगर इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी सेटलर्स यूज करते हैं, स्क्रबर मैकेनिज्म यूज करते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स यूज करते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है, ये इक्विपमेंट्स की वजह से एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप, और एयर में ये जो फोसाइल फ्यूल रहते हैं या फिर उसके जो फ्लू गैसेस रहते हैं उसको हवा में सेंड करने के पहले ये पोल्यूशन का लोड हम कम कर सकते हैं, ये कंट्रोलिंग की वजह से। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स भी हैं। उसके अलावा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर पोल्यूटेंट्स। तो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कि अभी ये महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट का, ये हमेशा मॉनिटर करते रहता है। और ये मॉनिटर करते टाइम ये एक्चुअली नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है यानी कि NAC के नॉर्म्स देखता है, और उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के थ्रू करेंगे तो एम्बिएंट एयर आपको चेक करना है हाई वॉल्यूम सैम्पलर थ्रू। तो ऐसे अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स है, उसके अलग अलग मॉनिटरिंग टेक्निक्स है, उसका एनालिसिस होता है, और ये एनालिसिस की वजह से आपको पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ पे कम पोल्यूशन हो रहा है। अगर ज्यादा पोल्यूशन होता है तो उसके अलग अलग रीजंस क्या है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर पोल्यूशन कम होते जा रहा है तो उसके भी रीजंस क्या है, और वो रीजंस के हिसाब से आप दूसरे सिटीज में भी उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे ये आपको अलग अलग कंट्रोल मेजर्स जो है वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग मेजर्स मैंने ब्रीफ में बताए, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रोलिंग मेजर्स है एयर पोल्यूशन करने के लिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी इंडस्ट्रीज के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले हमने बताया था कि जो कंट्रोलिंग मेजर्स है उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट है ग्रेविटी सेटलर, इसको ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो
इनपुट है यानी कि गैस मिक्सचर है जहाँ पे पोल्यूटेंट्स है। इसमें जैसे अभी दिखाई देता है कि यहाँ पे डस्ट है, तो ये अगर डस्ट गैसेस है या मिक्सचर है तो ये मिक्सचर यहाँ से एंटर हो रहा है। और ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर में आपके डायमेंशन और डिजाइन इस तरह से रहते हैं कि इसमें जो हेवी मटेरियल से यानी कि डस्ट, ये हेवी मटेरियल ग्रेविटी की वजह से सेपरेट आउट हो गई। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मेन फोर्स है और ये ग्रेविटी की वजह से ये सब सेपरेट हो जाएंगे। तो ये अलग अलग सेक्शंस हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रेविटी की वजह से ये डस्ट सेपरेट हो चुका है और जो पोल्यूटेड एयर थी डस्ट की वजह से अभी ये क्लीन एयर यहाँ पे आ चुकी है। तो ये हम यहाँ से क्लीन एयर सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके आप ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर का यूज करके आप एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल चेम्बर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम रहता है, एनर्जी कॉस्टिंग भी कम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनलेट आउटलेट और ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ रोटेशनली मशीनरीज नहीं है, इसकी वजह से मेंटेनेंस भी कम रहेगा और इसका ऑपरेशन कॉस्ट भी कम रहेगा क्योंकि सिर्फ आपको इनलेट और आउटलेट के बारे में ही सोचना है। उसके अलावा ये सब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोलिंग के पैरामीटर्स के लिए जो भी आपको कंस्ट्रक्शंस या इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसका भी कॉस्टिंग कम रहेगा। और जो पोल्यूटेंट्स है यानी कि जो डस्ट है वो ड्राई स्टेट में रहती है, वो आप इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स है तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स का अगर माइक्रोन साइज कम रहता है तो वो आप इजीली कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हेवी मेटल्स में नहीं रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर ज्यादा एक्ट नहीं होगा। वो शायद पार्ट या डस्ट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 5 माइक्रोन साइज वाली वो एयर में ही रहेगी या फिर वो गैस मिक्सचर में ही रहेगी। उसके अलावा जो स्टिकी मटेरियल है वो आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्राई मटेरियल हैंडल करने के लिए डिजाइन किया है और इसका जो साइज रहता है ये लार्ज साइज है, इसीलिए आपको स्पेस लगेगा। इसके अलावा इक्विपमेंट है सेंट्रीफ्यूजेशन या साइक्लोनिक सेपरेटर। तो अगर ये आप डायग्राम देखेंगे, ये फोटो देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली सिलेंड्रिकल पार्ट है, अपर पार्ट, और नीचे का जो पार्ट है वो कोनिकल है। तो ये कोनिकल पार्ट है और इसका इनलेट ऐसे डिजाइन किया है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल इनलेट। तो ये जो डर्टी एयर रहती या गैस मिक्सचर रहता है ये ऐसे एंटर करेगा और ऐसे मूव करेगा। तो इसको हम इसीलिए इसको टेंजेंशियल इनलेट कहते हैं कि ये एक्चुअली पेरीफेरी थ्रू इनलेट जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम फोर्स से ये इनलेट देंगे, ये डर्टी एयर जो रहेगी वो गैस मिक्सचर ये इनलेट थ्रू आएगी और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो वॉल्स है साइक्लोन सेपरेटर की, तो ये वॉल्स पे ये स्ट्राइक आउट होगा गैस मिक्सचर। और यहाँ पे स्ट्राइक आउट होने के बाद जो यहाँ पे डस्टी पार्टिकल्स रहेंगे, ये डस्टी पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्चुअली नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले एक्ट हो रहा है इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और उसके बाद में ये स्ट्राइक आउट जब होता है वॉल्स के साथ, उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये बॉटम साइड को आता है और ये डर्ट हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग रहेगा वो क्लीन एयर रहेगी। तो क्लीन एयर आपकी अपर साइड से सेपरेट आउट कर सकते हैं और डर्ट यानी कि डस्ट जो है आप कोनिकल सेक्शन से बॉटम साइड से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये साइक्लोन बॉडी है इसलिए इसको साइक्लोनिक सेपरेटर कहते हैं। तो हम डस्ट और क्लीन एयर सेपरेट आउट कर रहे हैं इसको सेपरेटर कहेंगे। तो ये सेपरेटर जो है साइक्लोनिक, इसके एडवांटेज है कि ये कम एक्सपेंसिव है,
इंस्टॉलेशन इसका सिंपल है, मेंटेनेंस भी ये सिंपल है। और इसके अलावा इसके जो पार्टिकुलेट मैटर है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम है कि ये ड्राई स्टेट में रहेगी तो ही इफिशियंसी इसकी अच्छी रहेगी। अगर ये वेट स्टेट में रहेगा, स्टिकी रहेगा, तो इसकी इफिशियंसी कम रहेगी। उसके अलावा जो स्पेस रिक्वायरमेंट है ये भी इसको कम लगेगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल और कोनिकल है, वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वर्टिकल इक्विपमेंट है, इसलिए इसका जो मेन आपका फ्लोर स्पेस है वो कम लगेगा। और इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन साइज से अगर कम है तो यहाँ पर उसकी इफिशियंसी बहुत कम मिलेगी। और जो स्टिकी मटेरियल है उसके लिए भी यहाँ पे इफिशियंसी कम रहेगी। उसके अलावा ये एक इक्विपमेंट है जिसको हम बोलेंगे बैग फिल्टर। तो यहाँ पे ये अलग अलग बैग्स आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग बैग्स कंपार्टमेंट और कैपेसिटी के हिसाब से बिठाई रहती है। तो अगर आपका लोड ज्यादा है, आपके यहाँ पे एयर का लोड ज्यादा रहेगा, तो उसमें ज्यादा बैग्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी, उस हिसाब से आपको कैपेसिटी डिसाइड करना पड़ेगी। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है कि यहाँ पे जो डस्टी एयर है, तो ये डस्टी एयर यहाँ से एंटर करेगी। तो इसको अलग अलग इनपुट्स भी दे सकते हैं आप। तो ये डस्टी एयर जैसे एंटर करेगी, यहाँ पे प्रेशराइज रहेगी। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ इसके थ्रू ये पास होना चाहिए। अगर इसमें ये जो बैग फिल्टर है, तो इसके थ्रू अगर जब पास होगी, तो बैग फिल्टर का मैकेनिज्म ऐसा है कि ये जो बैग्स के जो पोर्स है, तो ये पोर्स में ये पार्टिकुलेट्स जो है, तो ये पार्टिकुलेट्स यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे और जो क्लीन एयर है वो बैग में से पास हो जाएगी। तो ये डिजाइन ही ऐसा होगा कि ये बैग फिल्टर में जो सॉलिड्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, तो ये सॉलिड्स जो है ये सॉलिड्स ब्लॉक करेंगे, यानी कि ये जो डस्ट है ये डस्ट ब्लॉक करेंगे, और जो क्लीन एयर है वो क्लीन एयर पास हो जाएगी। ये सिंपल मैकेनिज्म है बैग फिल्टर का। तो इसमें एडवांटेजेस है कि इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, हाई इफिशियंसी अप टू 99%। ये एक्चुअली सेंसिटिव नहीं है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन सा पार्टिकल्स एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो जो भी पोर्स की साइज रहेगी उस हिसाब से वहां पे पार्टिकल्स ब्लॉक होंगे। उसके अलावा ये यहाँ पे हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिंपल ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है। और इसमें जो फ्लेमेबल डस्ट है वो भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये जो फैब्रिक यूज कर रहे हैं हम, तो इसमें अगर हाईली एसिडिक या अल्कलाइन नेचर का कुछ गैस मिक्सचर में कुछ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उसकी वजह से वहां पे जो फैब्रिक का पोर साइज है वो चेंज होगा और उसका जो लाइफ है वो भी कम होगा। तो ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 500 फ़ारेनहाइट तक ही यूज हो सकता है। और जो लो क्वालिटी के बैग फिल्टर से जो स्मॉल क्वांटिटी वाले हैं, वहां तो 50 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप काम कर सकते हैं। ये जो फैब्रिक बैग्स हैं, ये बर्निंग मटेरियल या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर जो रहते हैं वहां से, आप जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कंबशन के बाद में जो फ्लू गैसेस आते हैं, तो ये फ्लू गैसेस का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहता है तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। तो फ्लू गैसेस यानी द गैसेस आफ्टर कंबशन, तो कंबशन का अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसके लिए सुटेबल नहीं रहेगी। और कुछ अलग अलग फैब्रिक ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे करना पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो एक्चुअली ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि जो साइड्स है वो उसको वापस से एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये भी प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना पड़ती है। तो ये एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस करना पड़ती है। तो जहां से इनलेट है वहां से आउटलेट हो जाएगा, और जहां से आउटलेट है वहां से इनलेट होगा। कॉम्प्रेस्ड एयर आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये कॉम्प्रेस्ड एयर थ्रू ये ब्लॉकेजेस आप अवॉइड कर सकते हैं, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है वहां से रिमूव कर सकते हैं, और वापस से वो बैग फिल्टर आप यूज में ला सकते हैं। उसके अलावा है स्क्रबर। तो ये एब्जॉर्बर या स्क्रबर सिस्टम है।
तो जैसे अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे इसको एब्जॉर्बर कहते हैं, और ये जनरली गैस एब्जॉर्प्शन सिस्टम रहता है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉलम भी कहते हैं। और ये मैकेनिज्म जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसको स्क्रबिंग कहते हैं। तो ये एक्चुअली स्क्रबिंग प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जनरली जैसे अभी ये गैस मिक्सचर है, ये फ्लू गैसेस यहाँ से बॉटम साइड से पास होता है ये कॉलम में, और जो टॉप साइड है वहां पे टॉप साइड से आपको सॉल्वेंट और जनरली वाटर, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो स्प्रे करते हैं। और ये स्प्रे होने के बाद जो फ्लू गैसेस है ये इसके कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ पे वाटर और गैसेस मैक्सिमम कांटेक्ट्स में आते हैं, और ये गैस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। तो जो भी गैस कंपोनेंट आपने डिसाइड किया होगा, तो अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो डिसॉल्व होने के बाद आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग गैसेस हैं वो हम क्लीन गैस कहेंगे या लीन गैस भी कहते हैं। तो ये क्लीन गैस आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जो मेन पार्टिकुलेट मैटर या फिर जो भी कंपोनेंट या फिर उसको केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको सोल्यूट कहेंगे। तो जो भी सोल्यूट रहेगा वो सोल्यूट आपको ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करना है, और जो भी सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन सेपरेट आउट करना है। तो जो भी सॉल्यूशन आता है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं आप बॉटम साइड से, और क्लीन एयर सेपरेट आउट होगी। तो यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये एसिडिक फ्यूम्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो एसिडिक फ्यूम्स भी यूज होते हैं, और वहां पे आपको एसिड्स का जो नेचर है उसको नलिफाई करना है, उसका इफेक्ट कम करना है। तो यहाँ पे आप वाटर की जगह NaOH भी यूज कर सकते हैं। तो ये अल्कली यूज कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे एसिड है, तो एसिड और अल्कली से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्क्रबिंग सिस्टम है, यानी कि ये जो गैस का सोल्यूट है ये वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होता है, और ये एब्जॉर्ब की वजह से हम इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, और ये इक्विपमेंट को हम एब्जॉर्बर कहते हैं। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईडी फैन रहता है, हीट एक्सचेंजर्स भी रहते हैं, कुछ कंबशन प्रोसेस की वजह से जो भी फ्लू गैसेस आते हैं उसके कनेक्टिविटी रहते हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक इक्विपमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये नाम से आपको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहेगा वो चार्ज के हिसाब से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी दो अलग अलग प्रोसेस है, जैसे हम ड्राई स्क्रबिंग या वेट स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग गैसेस का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये पूरे स्क्रबिंग प्रोसेस में भी आप ये अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जैसे हमने कहा था कि चार्जेस आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये चार्जेस के लिए हमको इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे बताए, और ये इलेक्ट्रोड से ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ पे बताया। तो जो भी कंपोनेंट्स आएंगे, जो भी मिक्सचर आएगा, ये पोल्यूटेड एयर का मिक्सचर यहाँ से हम पास करेंगे, और ये पास करने के बाद ये इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये जो चार्ज है वो चार्ज के हिसाब से, अगर इसमें अगर ये पोल्यूटेड एयर में अगर निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल रहेंगे तो निगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो गए या पार्टिकल सेपरेट आउट हो गए, और अगर ये पॉजिटिव वाले रहेंगे तो रिपल्शन होगा, और पॉजिटिव वाले चार्ज अलग हो जाएंगे। तो ये अलग अलग चार्जेस के पार्टिकल्स यहाँ पे हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आपको यहाँ पे पावर सप्लाई का यूज करना पड़ेगा, और चार्जेस की बेसिस पे जो पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे उसके बाद में क्लीन एयर आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसमें जो
मेन कंपोनेंट्स हमने पहले डायग्राम में दिखाए। इसकी जो इफिशियंसी, ये इफिशियंसी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड्स है आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस में पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अगर ये अच्छे रहेंगे तो इसका सेपरेशन भी अच्छा रहेगा, इसका इफिशियंसी भी अच्छा मिलेगा। तो ये सब डिपेंड्स है आपका जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो कैसा है, उस हिसाब से आपको कंट्रोलिंग टेक्निक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। इसके जो बेसिक कुछ इक्विपमेंट्स है, जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स है, उसके बारे में मैंने बात की। थैंक यू।